हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत प्राकृतिक पद्धति एवं घटनाएं उसके टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। इसमें भी पवन, तूफान और चक्रवात है। पवन, तूफान और चक्रवात प्राकृतिक परिघटना है जो कभी विनाश का रूप ले सकती है या लेती है, जिससे जानमाल है, कृषि, परिवहन है, विद्युत संचार यानी कि कई हानि और नुकसान होते हैं। चक्रवात इतने नुकसानदायक होते हैं कि उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 में एक चक्रवात आया था जिसने 45,000 भवनों इमारतों को नष्ट किया था और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इनकी चाल थी। और उसी साल 29 अक्टूबर 1999 में दूसरा चक्रवात आया था जिसने 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें तट से टकराई थी और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी रफ्तार थी। यानी कि ये चक्रवात इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी चाल होती है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। यानी कि देखो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अब देखो पवन है, यानी पवन ने दाब डालती है। जैसे देखो नौका पवन की विपरीत दिशा में नहीं चलती है, लेकिन पवन दिशा के साथ आसानी से चल सकती है क्योंकि विपरीत दिशा में उसके एक समय दाब लगता है सामने से, जो नौका को चलने में परेशानी महसूस करता है, यानी कि कठिनाई महसूस होती है। और पवन की दिशा साथ आसानी से चल सकती है। पतंग वायु की दिशा के विपरीत में नहीं बल्कि दिशा में उड़ती है। साइकिल की ट्यूब को कसा हुआ रखने के लिए इसमें हवा भरनी पड़ती है। अधिक हवा भरने से ट्यूब फट जाएगा क्योंकि ट्यूब की अंदर की हवा का दाब बाहर की हवा के दाब से अधिक हो जाता है। यानी कि ट्यूब इसलिए फट जाता है क्योंकि ट्यूब की हवा के जो अंदर होती है ना, वो बाहर की हवा से अधिक हो जाती है, इसलिए वह ट्यूब फट जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है। पवन हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है। यानी कि जहाँ पर वायुदाब कम होता है ना, पवन उस कम वायुदाब की ओर बहती है अधिक वायुदाब से। ठीक है। और वायुदाबों के बीच अंतर जितना अधिक होगा पवन का वेग उतना ही अधिक ही होगा। यानी कि वायुदाब के बीच जितना अंतर होगा ना, पवन उतनी वेग से उससे कम वायुदाब की सतह की ओर बढ़ेगी उतनी वेग से। पवन के वेग को मापने का उपकरण होता है वायुमापी। यानी कि पवन के वेग को वायुमापी से मापा जाता है। गर्म करने पर वायु फैलती है और ठंडे होने पर वायु संघन हो जाती है। यानी कि गर्म करने पर वायु के कण फैलते हैं, दूर दूर जाते हैं, यानी कि गति करने लग जाते हैं, जबकि ठंडे होने पर वायु कण वो संघन हो जाती है। जैसे देखो प्रज्ञनली के ऊपर गुब्बारा चिपका कर गर्म पानी में रखने पर गुब्बारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, फूल जाता है क्योंकि वायु धीरे धीरे प्रसार पाती है, यानी कि फैलती है। और अपरज्ञनली में ठंडा जल डाल करके इस प्रज्ञनली जो कि गुब्बारे से बंधी हुई है को इसमें रखने पर धीरे धीरे वो गुब्बारा चिपक जाता है क्योंकि मतलब वायु ठंडी होने पर संघन हो जाती है, चिपक जाती है, कम होती है, उसका स्थान कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है। गर्म वायु हल्की होती है और ठंडी वायु भारी होती है। यानी कि गर्म वायु हल्की होती है इसलिए वे ऊपर उठ जाती है आसानी से, जबकि ठंडी वायु भारी होती है जो कि कम ऊपर उठती है या ऊपर उठती नहीं है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से, यानी कि समान रूप से गर्म नहीं, असमान रूप से गर्म होने पर उत्पन्न होती है। जैसे भूमध्य रेखा और दूरी क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ के आसपास का वायुमंडल है वो ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ की हवा भी क्या होगी, गर्म होगी। और दूरी क्षेत्रों के आसपास ठंडी वायु होती है क्योंकि वहाँ पर बर्फ होता है, बर्फ के आसपास क्षेत्र की वायु होती है वो ठंडी होती है, वायुमंडल ठंडा होता है, इसलिए वहाँ की हवा भी ठंडी होगी जो कि मतलब थोड़ी बहुत भारी होगी। इस प्रकार भूमध्य रेखा की हवा गर्म वायु ऊपर उड़ती है, यानी कि भूमध्य रेखा की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उड़ती है और जो ठंडी हवा होती है जो कि दूरी क्षेत्रों की वो भूमध्य रेखा की तरफ जाती है और जो उसका स्थान लेने के लिए दूरी क्षेत्रों की वायु है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। जैसे देखो समुद्र और थल समीर और समुद्र समीर आपको पहले पढ़ा दिया गया है उसमें आके टॉपिक के अंतर्गत। इसमें क्या भाई कि समुद्र है वो मतलब ठंडा होता है और थल होता है दिन में गर्म होता है, इसलिए दिन में जो गर्म वायु है वो समुद्र तरफ बहती है जो कि गर्म हवा होती है और समुद्र से ठंडी हवा थल की तरफ चलती है। इसी प्रकार से रात्रि के समय वो समुद्र गर्म होता है और थल वो धीरे धीरे वो तो ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र से गर्म हवा वो थल की ओर चलती है और ठंडी हवा वापस समुद्र की ओर चलती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ होता है ऋतु। यानी मौसम का अर्थ होता है ऋतु। कभी कभी वर्षा, तड़ित झंझा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न होती है जिससे अनेक समस्या उत्पन्न होती है। अब देखो तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा गर्म उष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। तड़ित झंझा ताप में वृद्धि के कारण ऊपर उड़ती हुई हवा प्रबल होने के कारण अपने साथ जल की बूंदें ले जाती है। यानी कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर
गर्म होकर ऊपर उड़ती है, वो ऊपर ज़्यादा समय अपने साथ जल की बूंदें भी ले जाती है। और जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती है, ऊपर ताप कम होने के कारण वे जल की बूंदें वो जम जाती है और जम जाने के कारण थोड़ी भारी हो जाती है, ठोस बन जाती है तथा पुनः नीचे गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उड़ती हवा, जो मतलब नीचे जो ठंड होती है जब वो वापस नीचे गिरती है, और ऊपर उड़ती हुई गर्म हवा के बीच एक क्रिया होती है जिसे बिजली कड़कती है और ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इस घटना को तड़ित झंझा कहते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि गर्म हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है और ठंडी होकर वापस नीचे आती है, ठीक है। और फिर गर्म हवा ऊपर जाती है तो वे ठंडी हवा और गर्म हवा के बीच एक क्रिया होती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, और बिजली के साथ ये कि गर्जना उत्पन्न होती है, यानी कि एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस घटना को कहते हैं तड़ित झंझावात। तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस श्रृंखला के चारों उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडल के रूप में घूमती है रहती है। मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यानी तड़ित झंझा के समय उच्च वेग की वायु बनती है, उच्च वेग की वायु के चारों तरफ है वो अनेक परत की कुंडली की हवा बनती है, ठीक है। और हवा बनती है और हवा बनने के बाद ये चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है ना। और इस स्थिति को हम कहते हैं चक्रवात। चक्रवात का केंद्र शांत होता है और इसे झंझा का नेत्र भी कहते हैं, यानी कि झंझा से ही चक्रवात उत्पन्न होता है, क्योंकि झंझा से उच्च वेग की हवा बनती है, उच्च वेग हवा के चारों तरफ अनेक वायु की परतें बन जाती है जो कि चारों तरफ घूमती रहती है, और इस स्थिति को कहते हैं चक्रवात। चक्रवात पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। चक्रवात के क्षेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग होती है 3 से 12 मीटर तक। अब देखो, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात कहते हैं हरिकेन, जबकि फिलीपींस और जापान में चक्रवात को कहते हैं टाइफून, टोर्नेडो। ये गहरे रंग के कीपकार बादल होते हैं। इसकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है, इसे कहते हैं टोर्नेडो। यानी कि ये गहरे कीप रंग के बादल होते हैं और इसकी कीप जैसी संरचना वो आकाश से पृथ्वी की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, में आती हुई दिखाई देती है, इसे कहते हैं टोर्नेडो। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गति कर सकता है। ये देखो टोर्नेडो का डायग्राम या चित्र। अब कुछ बिंदु देखो कि आजकल उपग्रहों और राडार की सहायता से 48 घंटे पहले ही प्राकृतिक आपदा को सूचित कर दिया जाता है कि भाई ये घटना घटने वाली है, या मौसम से संबंधित ये जानकारी पहले ही दे दी जाती है। विद्युतदर्शी, कोई वस्तु अवस्थित है या नहीं है इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। भूसंपर्कण, किसी अवस्थित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की घटना को भूसंपर्कण कहते हैं। अन्यथा तड़ित द्वारा भवनों को नुकसान होता है, यानी कि यदि भूसंपर्कण की व्यवस्था नहीं होगी तो जब तड़ित झंझावात होता है ना, उससे भवनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए भूसंपर्कण होना जरूरी है, जिससे कि जो भी मतलब तड़ित झंझावात बिजली गिरती है वो सीधी भूसंपर्कण की सहायता से पृथ्वी के अंदर चली जाती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है, यानी कि जिसमें बीच आकर्षण होता है या घर्षण होता है, इसके कारण तड़ित झंझावात उत्पन्न होती है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाती है, यानी कि तड़ित चालक वो भवनों को तड़ित से प्रभाव से बचाती है, क्योंकि उसका सीधे जमीन से संपर्क कर दिया जाता है। भूसंपर्कण विद्युत धारा के लीक होने से विद्युत आघातों को कम करने के लिए उपयोगी है। कौन? भूसंपर्कण। यानी कि कभी कभार वो घर में जो बिजली आती है वो बिजली के एकदम लीक होने से जो घर में नुकसान होता है उसको बचाने के लिए भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि तड़ित तथा वस्त्रों पर होने वाली चिनगारी एक ही परिघटना है। यानी कि जब आप कभी कभार देखते हैं कि वस्त्रों में चिनगारी उत्पन्न होती है तड़ित, ठीक है ना, वो एक तड़ित और वो चिनगारी वो एक ही परिघटना है। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी और इस तथ्य की खोज के लिए लगभग 2000 वर्ष लग गए थे। तो इस प्रकार हमने पवन, तूफान और चक्रवात बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना, जिसमें भाई दो तो चक्रवात किस सन में आए थे, ठीक है ना, और चक्रवात के से क्या क्या नुकसान होते हैं, यानी कि स्पीड कितनी होती है, इनकी गति कितनी होती है, ठीक है। और पवन दाब डालती है, गर्म वायु ऊपर उड़ती है, हल्की होती है, और ठंडी वायु भारी होती है जो कि मतलब नीचे रहती है, कम ऊपर उठ आती है। तड़ित झंझावात है, चक्रवात है, ठीक है। और चक्रवात को अमेरिका महाद्वीप में क्या कहते हैं और फिलीपींस और जापान में क्या कहते हैं, इस प्रकार हमने अध्ययन किए थे। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चले। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।